इंदौर नाम का एक गांव में भूपिंदर नाम का एक आदमी था। भूपिंदर बांस से तरह तरह के खिलौने बनाकर बेचता था। भूपिंदर का एक बेटा भी था, सुरेंद्र। सुरेंद्र उसके पापा को हर रोज खिलौने बनाते हुए देखता था। क्यों बेटा सुरेंद्र, तुम रोज यहीं पर बैठकर मुझे देख रहे हो? स्कूल नहीं जाना है क्या? अरे पापा, स्कूल में कुछ भी नहीं पढ़ा रहे हैं। अगर मैं तुम्हारे जैसा बैम्बू से खिलौना बनाने सीख लिया तो हमारे कारोबार बढ़ सकता है, सोच लो। तुम ठीक कह रहे हो बेटा, आओ तुम्हें सब कुछ सिखा देता हूँ। ऐसा भूपिंदर ने सुरेंद्र को पूरा काम सिखा देता है। फिर एक दिन सुरेंद्र ने बोला, अरे पापा, तुम कितने साल यही खिलौने बनाओगे? क्यों ना हम कुछ बड़ी अच्छी गाड़ी बनाएं, जिससे हमारा कमाई भी बढ़ जाए। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम एक बांस का ऑटो बनाकर यात्रियों को लेके जाएं। आइडिया तो बहुत अच्छा है बेटा, चलो ऐसे ही करते हैं। ठीक ऐसा सोचकर दोनों बाप बेटे मिलकर 2 दिन में एक बांस का ऑटो बना देते हैं और उसको गांव के ऑटो स्टैंड पर लेके जाते हैं। वहां पर ऑटो को खड़ा करके चिल्लाने लगे, आओ गांव वालों, आओ, नया बांस का बनाया हुआ मैजिकल ऑटो, इस पर चढ़ो और मजा लो। आओ आओ, जल्दी आओ। ऐसा बोलते ही वहां पर सभी ऑटो ड्राइवर्स हंसने लगे। बड़ा आया बांस का ऑटो वाला, क्या ये चलेगी या धक्का मारना पड़ेगा? ये सब सुनकर कोई भी यात्री उस बांस के ऑटो पे बैठने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसा ही 1 महीना हो गया। फिर एक दिन एक स्वामी जी ऑटो स्टैंड पर आए। बेटा, मुझे कोई भी बगल के गांव में मंदिर तक छोड़ देंगे? मेरे पास पैसे नहीं हैं। स्वामी जी के पास पैसे नहीं हैं, तो क्या है आपके पास? आशीर्वाद। स्वामी जी, आप एक काम करो, आप पैदल ही निकल जाइए, कल तक पहुंच जाएंगे। उसकी बातों को सुनकर भूपिंदर ने ऐसा बोला, स्वामी जी, मेरे बैम्बू ऑटो में चढ़िए, मैं आपको वहां पर छोड़ देता हूँ। वैसे भी कोई भी यात्री इस पर अभी तक नहीं चढ़े। क्या अभी तक एक भी यात्री नहीं चढ़े? तुम घबराओ मत बेटा, जल्दी ही तुम्हारे ऑटो का महत्व पूरा गांव जान लेगी। जब स्वामी जी को भूपिंदर ने छोड़ दिया तो स्वामी जी आशीर्वाद देके चले गए। लेकिन कुछ ही दिन में एक बड़ी बारिश और तूफान की वजह से पूरा गांव डूब जाता है। सारे लोग घरों के ऊपर चढ़कर सहायता के लिए पुकार रहे थे, लेकिन भूपिंदर का ऑटो बैम्बू ऑटो होने की वजह से वह डूबी नहीं। तुरंत भूपिंदर और सुरेंद्र ऑटो में जाकर सारे लोगों को एक एक करके सबको सुरक्षित जगह पहुंचा देते हैं। ऐसा बच्चों को और बुजुर्गों को भी बचा लेते हैं। दोनों की सहायता के लिए सारे लोग धन्यवाद बोलते हैं। उसके बाद उसका बैम्बू ऑटो बहुत फेमस हो जाती है और सभी लोग उस पे ही सवारी करने लगे। गरीब और अमीर बच्चों का खिलौना घर। चांदपुर गांव में मनोज नाम का एक किसान रहता था। वो गांव के कोने में अपनी छोटी सी जमीन पर अपनी बीवी कमला, बच्चों मोनू और सोनी के साथ एक झोपड़ी में रहता था। वो ईमानदारी से खेती कर कर अपना गुजारा करता था। उसके दोनों बच्चे स्कूल पढ़ने जाते और वापस आकर अपनी जमीन पर खेला करते थे। वे खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। अरे, आप आ गए खेत से? चलिए हाथ मुंह धोकर खाना खा लीजिए। बच्चों, तुम भी आ जाओ, चलो सब साथ में खाना खाते हैं। हाँ माँ, हम अभी हाथ धोकर आते हैं। लेकिन उनकी खुशियों को तब नजर लग गई जब पास ही पड़ी खाली जमीन पर लखन नामक एक रईस आदमी ने अपना घर बनाया। लखन बहुत पैसे वाला आदमी था, लेकिन वो सारा पैसा उसने गलत धंधे करके कमाया था। लखन का परिवार भी वहीं रहता था। उसके बच्चे लीना और चिंटू बहुत शैतान थे। एक दिन जब मोना और सोनी अपने लकड़ी के मकान से खेल रहे थे तो लीना और चिंटू ने उनका बहुत मजाक उड़ाया। अरे, तुम इस लकड़ी की झोपड़ी से क्या खेल रहे हो? हमारा घर देखा है, कितना अच्छा है। तुम्हें इससे क्या लेना देना? जाओ, हमें तंग मत करो।
हाँ, तुम्हारी झोपड़ी तो एक हवा के झोंके से उड़ जाएगी। लीना और चिंटू जाकर मोना और सोनी की झोपड़ी तोड़ देते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। मोना और सोनी अपना सा मुंह लेकर अपने घर आ जाते हैं और अपने माता पिता के पास इसकी शिकायत करते हैं। माँ देखो ना, पड़ोस के बच्चों ने हमारी झोपड़ी तोड़ दी। अजी सुनते हो, ये पड़ोस के बगल के बच्चे बहुत तंग करने लगे हैं आजकल। तुम कल जाकर भाई साहब से बात क्यों नहीं करते? अपने बच्चों को बार बार तंग होता देखकर एक दिन मनोज लखन के पास जाकर कहता है, भाई साहब नमस्कार, मैं आपके घर के बगल में रहता हूँ, मेरा नाम मनोज है। अच्छा तो तुम उस झोपड़ी में रहते हो? हाँ बताओ कैसे आना हुआ? बस भाई साहब बात छोटी सी है, वो असल में आपके बच्चे बार बार आकर मेरे बच्चों को तंग करते हैं, तो जरा आप उन्हें समझा देंगे। क्या कहा? तुम मेरे बच्चों की शिकायत कर रहे हो? अरे मंगलू कमलू, इसे धक्के मारकर बाहर निकाल दो। लखन के नौकर मनोज को घर से बाहर निकाल देते हैं। अपने पिता की बेइज्जती देखकर मोना और सोनी उन दोनों से बदला लेने की ठान लेते हैं। एक दिन लखन का नौकर उसके पास आता है, साहब हमें पता लगा है कि पुलिस हमारे यहाँ छापा मारने वाली है, हमारे पास जो सैफरन पड़ा है उसका क्या करें? अरे करना क्या है, बच्चों ने जो घर बनाया है ना उसमें छुपा देते हैं, पुलिस को शक भी नहीं होगा। लखन के नौकर वैसा ही करते हैं, वो चोरी से जमा किया गया सैफरन बच्चों के घर में छुपा देते हैं। लेकिन मोना और सोनी उन्हें ऐसा करते हुए देख लेते हैं। मोना और सोनी सारी बात घर जाकर अपने पिताजी को बताते हैं। मनोज पुलिस स्टेशन फोन कर देता है। थोड़ी ही देर में पुलिस आकर लखन के घर पे छापा मारती है, लेकिन उन्हें उसके घर में कुछ नहीं मिलता। लेकिन तभी इंस्पेक्टर की नजर बच्चों के घर पर पड़ती है। वो जैसे ही बच्चों के घर की तलाशी लेता है तो वहाँ पे काफी सारा सैफरन मिलता है। पुलिस लखन और उसके नौकरों की बहुत पिटाई करती है और उन्हें जेल में बंद कर देती है। लीना और चिंटू को अपने पिताजी के कारनामे पर बहुत दुख होता है और वो दोनों मोना और सोनी के साथ किए गए अपने बर्ताव पर शर्मिंदा होते हैं। मोना, सोनी, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें बहुत तंग किया है। कोई बात नहीं लीना, इसमें माफी मांगने जैसा कुछ नहीं है। गलत तो आपके पिताजी ने किया है, हम तो बच्चे हैं, हम तो मिलकर खेल सकते हैं ना। और अब बच्चे गरीब और अमीर का भेदभाव मिटाकर मिलकर खेलने लगते हैं। विशाल सुनहरा घर। सोनपुर में रामू नाम का एक आदमी अपनी पत्नी रमोना के साथ रहता था। उसके पास बहुत पैसा था, लेकिन वो सारा पैसा गलत काम करके कमाता था। उसके कई तरह के गलत धंधे थे, जैसे गैर कानूनी शराब बेचना, सोने चांदी की स्मगलिंग करना और जुए के अड्डे आदि। उसकी पत्नी रमोना उसे हमेशा टोकती थी। सुनो जी, ये गलत काम करने बंद कर दो, नहीं तो किसी दिन हम बहुत बुरे फंस जाएंगे। अरे तुम क्यों फिक्र करती हो, मुझे कौन पकड़ेगा, मैं बड़ी चालाकी से अपना पैसा छुपाता हूँ। अपनी चालाकियों के कारण रामू काफी समय तक पुलिस से बचता रहा। अब उसके पास काफी सोना चांदी और पैसा इकट्ठा हो गया था। इतना पैसा देखकर उसे चिंता सताने लगी कि वो इतना पैसा कहाँ छुपाए, क्योंकि पुलिस का शिकंजा उस पर कसता जा रहा था। उसे परेशान देखकर रमोना ने पूछा, क्या बात है, क्या सोच रहे हो? सोचना क्या है रमोना, मुझे लगता है पुलिस कभी भी मुझे पकड़ने आ सकती है। बस मुझे यही चिंता है कि इतना सोना चांदी पैसा मैं कहाँ छुपाऊं। तुम ही कुछ तरकीब लगाओ। क्यों ना आप इस सारे सोने से एक सोने का बड़ा घर ही बनवा लो। सब लोग सोचेंगे ये सुनहरा घर है, लेकिन उसके अंदर सारा सोना छुप जाएगा। जब कभी जरूरत पड़ेगी तो उसमें से ले लेंगे। हाँ, ये तुमने ठीक कहा, मैं ऐसा ही करता हूँ। रामू अगले ही दिन से एक सोने का घर बनाने में लग जाता है। वो गांव से काफी अच्छे मजदूरों को बुलाकर लाता है और उन्हें काफी धन देने का लालच देकर अपना काम करवाता है। वो अपने घर में मिट्टी की ईंटों की बजाय सोने की ईंटों का इस्तेमाल करता है और कई जगह खाली दीवारें बनाकर उसमें पैसा छुपा देता है। वो अपने घर के खिड़की दरवाजे भी सोने के बनाता है। 1 महीने के अंदर उसका सोने का घर बनकर तैयार हो जाता है। दिखने में ऐसा लगता है कि जैसे उस घर पर गोल्डन कलर की सफेदी की गई हो। लेकिन काम हो जाने के बाद रामू मजदूरों को काफी कम पैसे देता है, जिस कारण मजदूर नाराज हो जाते हैं। क्या साहब, आपने तो कहा था कि ज्यादा पैसा देंगे और इतने कम पैसे। अरे तुम्हें जो मिल रहा है वो ले लो और जाओ यहाँ से।
रामू से नाराज होकर सभी मजदूर पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस को रामू के सारे काले धन के बारे में भी बता देते हैं कि उसने कहाँ कहाँ सोने की ईंट लगाई है, कहाँ कहाँ पैसा छुपाया है। पुलिस रामू के घर पहुँचती है। अरे साहब, आप यहाँ आइए आइए, मेरे नए घर में आपका स्वागत है। हाँ हाँ रामू साहब, स्वागत तो आपका हम करेंगे अपने थाने में। पुलिस गहराई से पूरे घर की छानबीन करती है और मजदूरों द्वारा बताई गई जगह पर तोड़फोड़ करके सोने की ईंटें और सारा काला धन निकाल लेती है। गलत ढंग से पैसा कमाने के आरोप में रामू और उसकी बीवी को जेल हो जाती है।